हजार शमा फरोजां हो रोशनी के लिए, नजर नहीं तो अंधेरा है आदमी के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। खबर है कि बीजेपी खेमे में इस वक्त घबराहट का आलम है। यह घबराहट सत्ता खोने के डर की है, चुनावों में हार की है। अब डरता तो वही है जिसके पास कुछ खोने के लिए रहता है, जो खाली हाथ है, जिसकी जेब खाली है, जिसके बैंक खाते खाली हैं, जो पहले ही सब कुछ लुटा चुका है। वो आम आदमी अब कुछ खोने का डर तो नहीं पालेगा। उसकी चिंता तो बस यही है कि अब कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, और आम आदमी की इस चिंता से बीजेपी डरी हुई है। आप जानते ही हैं कि पिछले 7.5 सालों से केंद्र की सत्ता पर बीजेपी है, और यूपी में भी पिछली बार सत्ता में बीजेपी ही आई थी। बीजेपी की भाषा में कहें तो यह डबल इंजन की सरकार है। मतलब विकास की रेलगाड़ी को दोगुनी रफ्तार मिल सकती थी, लेकिन क्या करें, मोदी जी न देश में बुलेट ट्रेन अब तक चलवा पाए, न यूपी में डबल इंजन की रफ्तार दिखा पाए। जो काम 5 सालों में नहीं हो पाया वो बाकी कुछ महीनों में कैसे हो जाएगा। मगर बीजेपी यहां भी मोदी है तो मुमकिन है वाला कमाल दिखाने में लग गई है। पिछले कुछ दिनों में एक्सप्रेसवे से लेकर हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज से लेकर भव्य मंदिर सब बन गए या बनने शुरू हो गए, मगर बीजेपी फिर भी डरी हुई है। बीजेपी को डर है कि कहीं आम आदमी इस बार सत्ता पर बीजेपी को बैठाने से इनकार न कर दे। इसीलिए अब इन आम आदमियों से बीजेपी अपने वाले वोटर्स छांटने में लग गई है। यानी ऐसे लोग जो बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पर वोट दे सकें, या फिर ऐसे लोग जो कुछ एक चीजें मुफ्त के फेर में पड़ जाएं। इसीलिए बीजेपी अब हिंदू, मुस्लिम, गाय, गोबर, महिला, पुरुष सब करने में लग गई है। बांटकर राज करने की अपनी चाल बीजेपी किसी न किसी तरह चल ही देती है, मगर इस बार जनता क्या इस बंटवारे में फंसेगी? आज आईने की नजर से दोस्तों इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनावों का टालना बीजेपी के फायदे में हो सकता है। क्या हिंदुत्व के मुद्दे की चाल इस बार बीजेपी पर उल्टी पड़ सकती है? क्या ओमिक्रॉन देश के लिए आफत लेकर बीजेपी के लिए राहत ला सकता है? लेकिन चलिए बात शुरू करते हैं बीजेपी के इस दावे से, जो सिर से लेकर पैर तक झूठा साबित हुआ। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे की पोल खोलकर रख दी है। देश भर के अस्पतालों में कई दिनों तक गंभीर ऑक्सीजन की कमी का मामला सामने आया था। अस्पतालों के भीतर और बाहर अफरा तफरी के उस माहौल को इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। चारों तरफ चीख पुकार की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लोग घुट घुट कर मर रहे थे, मगर अब सरकार इन भयानक यादों को झूठा साबित करने पर तुली है। संसद में सरकार ये मानने को तैयार नहीं हुई कि देश में ऑक्सीजन की कमी जैसा कोई मुद्दा था। हाल ही में हुए शीतकालीन सत्र के 5वें दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जवाब दिया कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए थे। जब दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग बढ़ी तो इसका उत्पादन भी बढ़ाया गया। मनसुख मांडविया ने कांग्रेस सांसद सुरेश धानोरकर की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, दुख की बात है कि ऐसी स्थिति में भी कई लोगों ने राजनीति करने से परहेज नहीं किया। मैं अपील करता हूं कि हमारे ईमानदार प्रयासों पर ध्यान दें। ये राजनीति का विषय नहीं है। इस तरह सीनाजोरी से सरकार ने अपनी कमियों को ढकने की कोशिश की, और उधर यूपी में भी ऐसा ही खेल हुआ। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने विधान परिषद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। मंत्री जी ने ऐसा बयान देकर उन लोगों के जख्मों को फिर से कुरेद दिया है जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को कोरोना में खोया है। केंद्र से लेकर राज्य तक डबल इंजन की सरकार के दावे झूठे लग रहे हैं, क्योंकि अगर देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई तो फिर देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्यों दौड़ाई गई? क्यों ऑक्सीजन लंगर लगाने पड़े? दूसरे देशों से ऑक्सीजन ले जाने वाले कंटेनर क्यों मंगाए गए? क्या ट्विटर और फेसबुक पर ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजाम के लिए की गई सारी अपीलें झूठी थीं? क्या लोगों ने मजे मजे में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचाई? ऐसे कई सवाल अब लोगों के मन में उठ रहे हैं। वैसे सवाल तो यह भी है कि दूसरी लहर के दौरान गंगा जी में जो शरीर तैरते हुए दिखाई दे रहे थे, क्या वो पुतले थे? क्योंकि योगी सरकार ने तो यह भी नहीं माना कि बहुत से लोगों को, अपने परिजनों को अंतिम विदाई गंगा जी में बहाकर देनी पड़ी। ऐसी रिपोर्टों को सरकार भले ही खारिज करती रही हो, लेकिन उस दौरान देश और दुनिया के कई अखबारों ने, प्रकाशनों ने ऐसी तस्वीरें छापकर सरकारी बदइंतजामी का कड़वा सच दिखाया था। अब नमामि गंगे के प्रमुख ने ही ये मान लिया है। उन्होंने ये बात एक किताब में लिखी है। पिछले गुरुवार को लॉन्च हुई इस किताब में लिखा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा मृतकों के लिए आसान डंपिंग ग्राउंड बन गई थी। देखिए रिपोर्ट।
गंगा री इमेजिंग, रिजुनवेटिंग, रिकनेक्टिंग। इस पुस्तक को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक और नमामि गंगे के प्रमुख राजीव रंजन मिश्रा और एनएमसीजी के साथ काम कर चुके आईडीएएस अधिकारी पुष्कल उपाध्याय ने लिखा है। आपको बता दूं कि राजीव रंजन मिश्रा 1987 बैच के तेलंगाना काडर के आईएएस अधिकारी हैं और वो आने वाले 31 दिसंबर 2021 को रिटायर होने वाले हैं। इस पुस्तक को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबोराय ने लॉन्च किया है। इस किताब के एक पार्ट में फ्लोटिंग कॉर्प्स अ रिवर डिफाइल्ड शीर्षक से लिखा गया है कि महामारी का गंगा पर कैसा प्रभाव पड़ा। इसमें कहा गया है कि नदी को बचाने के लिए 5 साल में किया गया गहन काम कुछ ही दिनों में खत्म होकर पहले जैसे होता दिख रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो बीजेपी के राज में गंगा फिर से मैली हो गई। किताब में लिखा गया है, जैसा कि कोरोना महामारी के कारण शवों की संख्या काफी बढ़ गई और कई गुना ज्यादा हो गई, तो जिला प्रशासन और यूपी और बिहार के शमशान और शवों को जलाए जाने वाले घाटों की क्षमता कम पड़ गई। इसका नतीजा ये हुआ कि गंगा मृतकों के लिए एक आसान डंपिंग ग्राउंड बन गई। हालांकि इस किताब में यह दावा भी किया गया है कि 300 से ज्यादा शव नहीं बहाए गए थे, न कि जिस तरह की 1000 से ज्यादा शव की रिपोर्ट दी गई थी। वैसे 1000 नहीं, लेकिन 300 शरीरों को भी गंगा जी के सुपुर्द किया गया है, तो ये भी सरकार के लिए कम शर्मनाक बात नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, गंगा की लहरों में कोविड मृतकों के दर्द का सत्य बह रहा है, जिसे छुपाना संभव नहीं। सच तो कहीं ना कहीं से अपना चेहरा दिखा ही देता है, लेकिन बीजेपी की कोशिश ऐसे कड़वे सच पर पर्दा डालने की रहती है। बीजेपी सत्ता में आने के बाद यही करती आई है, ये सब हम देख रहे हैं। पहले समस्या को बढ़ने देती है और जब लोग उस समस्या के कारण मुश्किल में पड़ते हैं तो उसका ठीकरा भी लोगों के सिर पर ही फोड़ती है। वैसे कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब देश में ओमिक्रॉन की दहशत फैलनी शुरू हो गई है। इस वक्त तीसरी लहर का डर बताया जा रहा है। WHO और स्वास्थ्य जानकारों की चेतावनी के बाद देश के कई हिस्सों में अब प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है, यानी दिन भर चाहे बाजार जाओ या घूमो फिरो, शादी ब्याह या पार्टियों में जाओ, मगर रात में कहीं ना जाओ, क्योंकि ओमिक्रॉन भी रात को ही डराने निकलेगा। दिन में तो वो भी सोएगा। एक मजे की बात यह भी है कि शादियों में ओमिक्रॉन का डर है, लेकिन चुनावी रैलियों में नहीं है। इसीलिए अब तक हर पार्टी में यही होड़ लगी हुई है कि किसकी रैली में कितने लोग उमड़ते हैं, जुटते हैं। बीजेपी तो इस मामले में भी विरोधियों से मात खा रही है, यानी उसकी रैलियों में ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं और उसकी रैलियों से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सभाओं में जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को राहत इस बात से मिल सकती है कि चुनाव ही टल जाएं। और वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सलाह दी है कि यूपी विधानसभा चुनाव कुछ दिन के लिए टाल दिए जाए, रैलियों पर रोक लगा दी जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या यूपी में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्योंकि बीजेपी सांसद का ट्वीट यही इशारा कर रहा है। आइए देखते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अगले हफ्ते फैसला लेगा, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव शायद वक्त पर न हो पाए। बीजेपी भी अभी चुनावों में विपक्ष का सामना करने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। ऐसे में संभावनाएं बन रही हैं कि ओमिक्रॉन और लॉकडाउन की आड़ में राष्ट्रपति शासन लगाकर यूपी विधानसभा चुनाव टाला जा सकता है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है, अगर लॉकडाउन लगाकर यूपी चुनाव टाल दिया जाए तो हैरानी नहीं होना चाहिए। सितंबर तक यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जिस काम को इस साल नहीं किया जा सका, उसे अप्रत्यक्ष रूप से अगले साल की शुरुआत में किया जा सकता है। स्वामी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि प्रधानमंत्री अगले साल 75 साल के हो जाएंगे। यानी स्वामी का इशारा यह है कि पार्टी के नियमों के अनुसार 75 साल में मोदी जी को पद छोड़ देना चाहिए और पार्टी किसी नए नेता को पद दे देगी। खुद मोदी जी ने 75 पार के पार्टी के कई दिग्गजों को मार्गदर्शक मंडल में भेजकर अपने लिए जगह बनाई है। ऐसे में स्वामी शायद ये कहना चाह रहे हैं कि अब जगह देने की बारी शायद नरेंद्र मोदी की आ गई है। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने 75 साल वाली बात क्यों उठाई है, ये तो वही जाने, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बात पर मोदी जी कुछ कहते हैं या नहीं। वैसे यूपी में अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो बाकी 4 राज्यों में भी यही कदम उठाना पड़ेगा और तब देश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, बाकी दल इस फैसले पर किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे, ये सारे सवाल भी उठेंगे। सवाल तो ये भी है कि अगर मोदी जी की जगह खाली होती तो उसे भरने के लिए अमित शाह को संग आगे बढ़ाएगा या योगी को इस लायक समझा जाएगा। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता तो दोनों ही हैं, लेकिन यूपी को साधने के लिहाज से योगी का पलड़ा भारी दिख रहा है।
वैसे भी यूपी में संघ अभी से हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुट गया है। अगर चुनाव होते हैं तो इसका फायदा मिल जाए, यही कोशिश बीजेपी और संघ दोनों की है। यूपी में बीजेपी के लिए अभी चुनाव जीतने वाली खबरें नहीं आ रही हैं। सरकारी कार्यक्रमों के नाम पर मोदी जी की सभाओं में अधिकारी बसों में भरकर भीड़ पहुंचा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की सभाओं में उमड़ती भीड़ से बीजेपी की धुकधुकी बढ़ गई है। गरीबों को योगी और मोदी के चेहरे चिपके पैकेटों के साथ मुफ्त चीजें बांटने का भी खास असर नहीं दिख रहा है। ऐसे में फिर से धार्मिक उन्माद खड़े करने की कोशिश शुरू हो गई है। हरिद्वार में 3 दिन की धर्म संसद में सारे अधर्म की बातें की गईं, लेकिन उस पर कानूनी कार्रवाई करने में बीजेपी सरकार को नींद से उठने में वक्त लगा। बीजेपी ने सोचा होगा कि धर्म के नाम पर बखेड़ा खड़ा होगा तो मुस्लिम समुदाय की ओर से प्रतिक्रियाएं आएंगी, फिर इसका इस्तेमाल बीजेपी अपने लिए वोट बटोरने में करेगी। मगर बाबरी मस्जिद की चोट खाए मुस्लिम समुदाय ने अब समझ लिया है कि उनके लिए पढ़ाई, रोजगार, आजीविका के मसले ज्यादा जरूरी हैं। धर्म की रक्षा के नाम पर समाज में उग्रता दिखाएंगे तो आखिर में हार जनता की ही होगी। हिंदुओं के भी एक बड़े वर्ग में भी यही बात फैल रही है। इसलिए हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर धर्म संसद में जो हिंसक बातें की गईं, उसके विरोध में बहुत से हिंदुओं ने प्रतिक्रियाएं दी और बीजेपी को सीधे सीधे ये चेतावनी दे दी कि वो अपनी राजनीति में उनके धर्म को ढाल न बनाए। पता नहीं लोगों की ये चेतावनी बीजेपी को समझ में आ रही है या नहीं, क्योंकि अब्बा जान, जिन्ना, औरंगजेब और अयोध्या, काशी, मथुरा, इन सब के बाद अब मोदी जी ने गाय गोबर की बात यूपी चुनाव में छेड़ दी है। बीजेपी को लगता है कि गाय की बात उठाई तो हिंदुत्व का मुद्दा पूरा हो जाएगा। वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा, हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे हम गुनाह कर रहे हैं। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। इस मौके पर करखियाओं में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संयंत्र का शिलान्यास मोदी जी ने किया। करीब 30 एकड़ क्षेत्र में ये डेयरी 475 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी और इनमें 5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध तैयार किया जाएगा। यानी चुनाव से पहले गायों पर बीजेपी दांव लगा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने ही गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। राज्य के डेयरी विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा था कि इस काम के लिए 515 एम्बुलेंस बनकर तैयार हो चुकी हैं। योगी सरकार ने 2019 में आवारा गायों की देखभाल करने के लिए आश्रय स्थल बनाने और उनके चारे पानी के लिए शराब की बिक्री पर आधा फीसदी अतिरिक्त सेस भी लगाया था। मोदी सरकार ने 2019 के अंतरिम बजट में गायों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की थी। तब अंतरिम बजट पेश करते हुए कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने गायों के लिए अलग आयोग बनाने और कामधेनु योजना की घोषणा की थी। बजट भाषण में गोयल ने कहा था कि गौ माता के सम्मान में और गौ माता के लिए ये सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, जो जरूरत होगी वो काम करेगी। तो बीजेपी की इस गाय पॉलिटिक्स का ही असर ये हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2019 में गायों के लिए पीजी हॉस्टल बनाने का ऐलान करना पड़ा था। यूपी, दिल्ली और केंद्र में बैठी सरकारों की गाय पॉलिटिक्स की हकीकत सड़कों पर आवारा घूमती बूढ़ी गायें कर देती हैं, बता देती हैं, बयां कर देती हैं। वैसे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो बाकी बीजेपी नेताओं से एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा था, आप याद कीजिए, कि गाय के गोबर और गोमूत्र के बल पर कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक हालत सुधार सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी ठीक किया जा सकता है। चौहान साहब ने यह सलाह शायद मोदी जी तक नहीं पहुंचाई, तभी तो देश की अर्थव्यवस्था इतनी बुरे हाल में है। मोदी जी के न्यू इंडिया में गैर बराबरी बेतहाशा बढ़ी है। प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले 1 साल में भारत में गरीबों की संख्या दोगुनी हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में 150 रुपए भी न कमा पाने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। 6 करोड़ लोग 1 साल के अंदर इस श्रेणी में आ गए हैं। अब देश में गरीबों की संख्या 13 करोड़ 40 लाख हो गई है। 45 सालों बाद फिर से भारत मास पॉवर्टी वाला देश बन गया है। लेकिन बीजेपी ये बतलाकर अच्छे दिनों का दावा कर सकती है कि एशिया के पहले और तीसरे नंबर के सबसे अमीर शख्स भारतीय ही हैं। वैसे ये बात अलग है कि अच्छे दिनों की उम्मीद बंधाने वाली बीजेपी अपने बुरे दिनों के बारे में सोचकर डर रही है, तभी तो चुनाव के नाम पर घबरा रही है। खैर, शायर अब्दुल हमीद अदम ने ठीक ही फरमाया है कि कश्ती चला रहा है मगर किस अदा के साथ, कश्ती चला रहा है मगर किस अदा के साथ, हम भी न डूब जाएं कहीं ना खुदा के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।